हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज है हमारी, ये आपके एग्जाम्स को फोकस करके बनाया गया है। यहाँ पे आपके क्लास 12 के जितने भी यूनिट्स हैं, है ना, एग्जाम में आ रहे हैं, जो भी आपके यूनिट्स आ रहे हैं, उसको लेकर के हमने ये एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। इसमें कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हम पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन के बेसिस पे हम एक पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाए और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू आपको पूरा आइडिया लग जाए कि हमारे चैप्टर में है क्या, है ना। रिवीजन हो पाए, रिकॉल हो पाए आपको सारी चीजें। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले आज हमारा फर्स्ट यूनिट रहेगा। फर्स्ट यूनिट का जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पे एमसीक्यूज है ना। जब आप एमसीक्यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी प्रिपरेशन आपकी हो रखी है। स्टार्ट करने से पहले, सीरीज को स्टार्ट करें इससे पहले हम एक बार अपना सिलेबस जो है उसको ओवर थ्रू कर लेते हैं ना, कि सिलेबस में हमारे है क्या क्या, कौन कौन से चैप्टर है, किसका कितना वेटेज है, कौन सा चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत है, और किसको किसको सबसे लास्ट में रखना है रिविजन के लिए, और किसको सबसे पहले तैयार कर लेना है ना। सो दैट कि अगर देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका पार्ट बी में, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो सेक्शन है पार्ट बी, उसमें आपका जो करंट चैलेंजेस फेसिंग इन इंडियन इकोनॉमी है ना, वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स का आपका यूनिट है ना। मतलब वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अराइज होंगे, तो इसको हमको सबसे पहले फोकस करना है। बट हम स्टार्ट करेंगे सीरीज वाइज, है ना। हमने फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट डे रखा है, तो इसके लिए सबसे पहले ये हम 10 मार्क्स का ले रहे हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे करंट चैलेंजेस फेसिंग इन इंडियन इकोनॉमी। देन आपका आ जाएगा जो 12 मार्क्स वाले हैं वो, और जो उससे कम वेटेज वाले हैं उसके बाद हम उनको करेंगे। फिर ये आ जाएगा थर्ड डे, ये आ जाएगा फोर्थ डे, एंड फिफ्थ सिक्स डे ये आ जाएगा जो कंबाइंड, क्योंकि ये इजी चैप्टर्स भी बड़े इजी हैं, जैसे मनी एंड बैंकिंग है, ये इजी चैप्टर है आपका। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट, सिर्फ 4 पॉइंट्स में आपको पूरा चैप्टर डील किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें ना, ये सब लीस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएंगे, तो इसलिए इनको हम बाद में करेंगे। ओके, तो देखिए आपके पास 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 आपके पूरे सिलेबस में, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट सी आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड है, एंड पार्ट ए एंड बी जो है आपका फुल फ्लेज चैप्टर्स है। तो हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आज जो हम करने वाले हैं दैट इज आर यूनिट 1, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये हमारा चैप्टर है, इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे और उन एमसीक्यूज के जरिए ना हम अपना पूरा चैप्टर कवर करेंगे। चलिए, कमिंग टू द एमसीक्यूज। नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके पास, ये आपसे कहता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा बेस क्लियर करते चलेंगे, सो दैट कि जितनी भी चीजें आपने पहले स्टडी कर रखी है ना, वो सारा आपको एक बार रिवाइज हो जाए, है ना। और अगर किसी ने नहीं किया है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स छूटते हैं जो आपको नहीं पता है, क्योंकि देखिए, अगर आप राइट नाउ यू आर क्लास 12 स्टूडेंट, है ना, क्लास 12 के आप स्टूडेंट हैं, आपका अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके आगे आप आई होप कि इसी फील्ड में, इसी कॉमर्स के फील्ड में आप परस्यू करेंगे, आगे जो भी चीजें करेंगे, है ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी करना है, जिसको भी जिस फील्ड में जाना है, तो आपका इकोनॉमिक्स जो है ना, ये बेस है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। और हमेशा से अकाउंट्स के बाद इकोनॉमिक्स का वेटेज रहता है, ये आप सभी जानते होंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका रीड करता है, क्वेश्चन कहता है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ। इकोनॉमिक्स क्या है आपको बताना है, किस चीज की स्टडी है। तो अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स, ऑप्शंस आपके क्या क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन ए कहता है कि अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज की स्टडी करता है, पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी करता है, वेदर पैटर्न की स्टडी करता है, या रिलीजियस बिलीव्स के बारे में आपको स्टडी करते हैं हम इकोनॉमिक्स में। तो देखिए, यहाँ पे तो ऑप्शन हमको बड़ा इजी सा लग रहा है कि अनलिमिटेड वांट्स जो है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो है, इन दोनों के बीच में, यानी कि हमारी इच्छाएं जो है वो असीमित है, हमारी जरूरतें जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास संसाधन बहुत कम है ना। तो ये इन दोनों के बीच में कैसे आप बैलेंस बिठाएं, कैसे इनमें तालमेल बिठाएं, दिस इज द स्टडी ऑफ योर इकोनॉमिक्स। अब एक बार थोड़ा टेक्निकल टर्म में हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, इट इज अ स्टडी ऑफ व्हाट, इसमें चीजें क्या क्या इन्वॉल्व है, आपका इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है, बिजनेस इन्वॉल्व है, और गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। क्या काम करते हैं ये तीनों मिलके, चाहे एक इंडिविजुअल है, चाहे एक बिजनेस हो, या फिर कोई एक गवर्नमेंट हो, ये सारे लोग क्या करते हैं, ये डिसीजन मेकिंग करते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। अब किस चीज का डिसीजन लेना है भैया, किस चीज के बारे में हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, तो दिस डिसीजन मेकिंग इज टू एलोकेट
द लिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट आ रहा है कि द allocate the limited resources between unwanted wants। जितनी भी हमारी अनवांटेड wants और नीड्स है ना, जरूरतें हैं, हमारी इच्छाएं हैं, उसमें हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे बराबर से बांटे, इसी के लिए डिसीजन मेकिंग ये सब मिलके करते हैं ना। तो देख और बाद में allocate the limited resources between unlimited your wants and resources। और इसी के लिए हम कैसे डिसीजंस लेते हैं कि हमको what we have to produce, how we have to produce, for whom we have to produce, when we have to produce एंड वेयर वी हैव टू प्रोड्यूस। इतने सारे क्वेश्चंस का मीन्स इसको प्रोड्यूस कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, और इसका कंजम्पशन कैसे करना है, इन सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हमने क्या कहा कि इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है, इंडिविजुअल हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है। ये लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, किसके बारे में निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमको कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, मतलब बांटना है अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स में। ठीक है, और उसी के लिए हम सारे डिसीजंस क्या लेते हैं कि हमको कितना बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, कहाँ बनाना है, ये सारा क्वेश्चन ये आपका इकोनॉमिक्स का स्टडी में आता है। ठीक है, चलिए आई होप कि इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ गया होगा कि किस चीज की स्टडी करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की, एक अर्थव्यवस्था की जो सबसे सेंट्रल यानी कि सबसे मुख्य जो प्रॉब्लम होती है ना, वो कौन सी है? अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और योर करप्शन। इसमें से कौन सा ज्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सा है? देखिए हमने इकोनॉमिक्स की बात की, तो यहाँ पे हमारा क्या है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने स्केयर हैं, कितनी मात्रा में है, उस वही सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है ना। जैसे कि आप अगर देखें, सऊदी अरेबिया के पास पेट्रोल है बट अनाज नहीं, सोना है बट अनाज नहीं, हमारे पास अनाज है बट पेट्रोल नहीं। तो क्या है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हर एक इकोनॉमी के पास होती है। किसी इकोनॉमी के पास कुछ ज्यादा अमाउंट में है, किसी इकोनॉमी के पास कुछ ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज बनी रहती है। नेक्स्ट इज योर, अब देखिए ये जो हमने कहा कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है ना, उसमें हमने देखा कि क्या क्या भाई प्रॉब्लम है, कौन है, क्या है, कहाँ है, सारी चीजें देखी। अब इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांचेस आ जाती हैं, एक आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा आ जाता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब माइक्रो और मैक्रो में क्या है? माइक्रो जो है, देखिए माइक्रो छोटा सा, जैसे हम मिनी लिखते हैं ना, MINI, तो ऐसे MI अगर आया तो याद रखिएगा मिनी मतलब छोटा। अगर छोटे लेवल पे उन्हीं क्वेश्चंस को कि व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सारी बातों को अगर हम छोटे लेवल पे यानी कि हाउस होल्ड लेवल पे, अपने घर के लेवल पे, इंडिविजुअल के लेवल पे, छोटे से किसी फर्म के लेवल पे, या फिर एक इंडस्ट्री के लेवल पे अगर हम बात करते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसी को अगर हम पूरी ओवरऑल इकोनॉमी पे देखें, है ना, यही क्वेश्चन कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट है उसको कैसे सेटिस्फाई करना है, उसको अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी के लेवल पे देखें ना, मतलब सिंपल सिंपल इकोनॉमी का मतलब समझिए कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है ना, अगर हम किसी एक इंडस्ट्री की बात करें जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, तो अगर हम सिर्फ एक रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, सिर्फ टाटा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ हमारा माइक्रो लेवल का, है ना, कि सिर्फ एक किसी इंडस्ट्री, किसी एक कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बट अगर हम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी इकोनॉमी, जैसे इंडियन इकोनॉमी हमने कहा यूएस की इकोनॉमी, तो ये सब क्या है, ये मैक्रो लेवल की बात होगी कि हम पूरे देश की, पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। ओके, गॉट इट, व्हाट इज द पॉइंट? हमने एक विषय लिया, दैट इज योर इकोनॉमिक्स, इट इज अ होल सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट का बाइफर्केशन है, मतलब दो पार्ट्स में टूटता है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में हम छोटे लेवल की बात करते हैं और मैक्रो में हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि द माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद योर नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, एग्रीगेट डिमांड ऑफ सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई एंड इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे कन्वीनियंट आंसर क्या है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? इनमें से कौन सा प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है? देखिए नॉट वाले क्वेश्चंस को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि नॉट बोल रहे हैं ना, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है किसी इकोनॉमी का।
आपके पास ऑप्शंस हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हु विल कंज्यूम द गुड्स एंड हाउ टू अर्न द प्रॉफिट, है ना। अभी हमने आगे के क्वेश्चंस में किया है, आंसर देंगे आप। देखिए हमने अभी देखा था ना कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू अर्न प्रॉफिट हमने नहीं सुना, है ना। हाउ टू अर्न प्रॉफिट इज नॉट एन, ये इकोनॉमी का प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर पूछा जाए हमसे तो ये किसका प्रॉब्लम है, डी इज योर आंसर। और ये अगर हमसे पूछा जाए कि किसका प्रॉब्लम है ना, तो ये हमारा कहाँ पे आएगा, ये माइक्रो लेवल का प्रॉब्लम है ना। किसी एक फर्म का ये प्रॉब्लम हो सकता है, इंडस्ट्री का ये प्रॉब्लम हो सकता है कि कैसे प्रॉफिट अर्न किया जाए, बट ये पूरी इकोनॉमी का प्रॉब्लम नहीं होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखिए इकोनॉमिक सिस्टम, ये एक कॉन्सेप्ट है पूरा। इकोनॉमिक सिस्टम जो है हमारे 3 तरीके के होते हैं। हम कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने पे ध्यान नहीं दे रहे, है ना। एमसीक्यू से हमारा रिवीजन हो जाएगा, हमको पता चलेगा कि कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं और कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक सिस्टम की बात की जाए तो इकोनॉमिक सिस्टम हमारे पास 3 तरीके की होती है। फर्स्ट इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी, दूसरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और देखिए कमांड इकोनॉमी को ही है ना हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। सोशलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कमांड इकोनॉमी को भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है। तो ये 3 तरीके के हमारे ना इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब ये इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, देखिए एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पे किसका रोल चलता है, बिजनेसमैन का। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं होता। देन दूसरा वाला आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, जैसे इसका नाम है सोशलिस्ट, या फिर कमांड। कमांड कौन देता है, सरकार, जहां पे सरकार का राज हो, गवर्नमेंट का रूल हो, सिर्फ गवर्नमेंट की बात चलती हो, तो वो कैसा हो गया आपका कमांड या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा वाला जो है ना मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारी इंडिया है, जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम है ना, दैट इज योर इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है कि इसमें दोनों का राज चलता है, बिजनेसेस का भी राज चलता है और गवर्नमेंट का भी चलता है ना। जैसे कि बिजनेस अगर देखें तो हमारे यहाँ पे जो बिग इंडस्ट्रीज हैं, बिग कैपिटलिस्ट हैं, वो कौन है, टाटा है, देन योर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अडानी अंबानी है। तो ये सब हमारे क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट देते हैं। और जो बाकी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो किसका पार्ट निभाती है, आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी का। ओके, now coming to the sixth question, who considered as the father of modern economics। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं ना हम, उसके फादर कौन है आपको बताना है। तो उसके फादर हैं आपके, देखिए डायरेक्ट आंसर है, इट इज अ वन वर्ड क्वेश्चन, याद करने वाली स्टेटमेंट वाला है, कुछ समझना नहीं है। तो ये कौन है आपके, एडम स्मिथ जो है ना, ये नाम आप भूलेंगे नहीं। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ योर मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, आधुनिक इकोनॉमिक्स के आपके जो जनक है वो कौन है, एडम स्मिथ है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे कि इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब जो आपकी, जहां पे गवर्नमेंट रूल बनाती है। ओ सॉरी, ये तो मैंने आंसर ही बता दिया। इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन बाय, जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसका डिसीजन कौन बनाता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मार्केट फोर्सेस, गवर्नमेंट या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूट्स। आपका आंसर पहले ही रिवील कर दिया मैंने, दिस इज योर गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रली प्लान मतलब गवर्नमेंट डिसीजन बनाएगी। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 8 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इशू। हमको बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक इशू इनमें से कौन सा है, मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर फर्म, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ये प्रॉब्लम हो सकता है ना, पूरी अर्थव्यवस्था का प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑप्शन है आपके पास, इन्फ्लेशन इन अ कंट्री, नेशनल इनकम कैलकुलेशन, प्राइसिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन, है ना। देखिए जहां जहां पे नेशन कंट्री इकोनॉमी की बात आएगी ना, वो सारा किससे रिलेटेड होता है, आपका मैक्रो से, नॉट माइक्रो, अभी हमने बात की। और अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात हो, किसी छोटी चीज की बात हो, है ना, पूरे देश के लेवल पे हम बात ना करें, उससे नीचे के स्तर पे बात करें, तो वो कौन सा हो जाता है, आपका माइक्रो। और पूरे देश की अगर बात करें, पूरे राष्ट्र की बात करें, तो वो कैसा हो जाता है, आपका मैक्रो, है ना।
नाम ही है ना मैक्रो और माइक्रो, है ना। MAX मैक्स होता है ना, ऐसे याद रखिएगा, मैक्स मतलब मैक्सिमम, बड़ा, है ना। और MI से याद रखिएगा मिनी, मिनी कैसे होता है, छोटा। ठीक, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में कंट्री आ गया, ऑप्शन बी में नेशनल आ गया, ऑप्शन डी में नेशन आ गया। लेकिन प्राइसिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक एक उत्पाद का अगर प्राइस करना है तो कैसा प्रॉब्लम होगा आपका, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट होगा, है ना, मैक्रो का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि व्हाट डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी मतलब कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आई थी, कोई अवसर आया था, है ना। तो बोलते ना कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी, हम ये कर सकते थे, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी, जो चीज छूट गई हमसे, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आई थी और वो छूट गई, है ना। तो उसका कॉस्ट क्या होता है, आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी उत्पाद का प्राइस, किसी प्रोडक्ट का प्राइस। द लॉस ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म, किसी फर्म द्वारा अर्नड प्रॉफिट। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी, किसी एक इकोनॉमी का टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे आसानी से आप चूज कर सकते हैं आंसर। यस, देखिए तो आंसर क्या है आपका बी, द लॉस ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी जो हमसे छूट गया, है ना, तो उसका कोई कॉस्ट रहा होगा जो हमसे छूट गया, है ना। मतलब कि हमारे पास दो ऑप्शंस थे, हम एक टाइम में एक ही आइसक्रीम ले सकते थे, है ना, हमारे पास 50 रुपए थे, 50 रुपए में या तो हम आइसक्रीम ए खा सकते थे या आइसक्रीम बी खा सकते थे, है ना। अब दोनों में से अगर एक को चूज करेंगे तो दूसरा वाला ऑप्शन तो छूट ही जाएगा ना। जैसे मान लीजिए हमने बी को चूज किया, तो ए का तो हमारा अपॉर्चुनिटी छूट गया ना, मतलब हमने ए को छोड़ दिया। द लॉस ऑफ अ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, हमारे पास दो ऑप्शन थे लेकिन उसमें से हमको एक ही चुनना था, तो जो जिसको हमने छोड़ दिया वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, ट्रेडिशनल एंड कमांड इकोनॉमी, मार्केट या एंड बार्टर सिस्टम, या नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने किया है मिक्स्ड इकोनॉमी इज इंडियन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड है, और ये किसका कॉम्बिनेशन होती है, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी प्लस कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सोशलिस्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था एंड पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आगे आपका मैक्रो वाला पार्ट। तो मैक्रो कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, इट डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट्स इन एन इकोनॉमी, इंडिविजुअल यूनिट से डील करता है आपका, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल से, डिसीजन मेकिंग बाय अ फर्म से, एंड प्राइसिंग ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। तो हमने देखा है कि मैक्रो वाला क्या है आपका, पूरे इकोनॉमिक लेवल के जो वेरिएबल्स हैं, है ना, पूरी इकोनॉमी की जो चीजें हैं उसके बारे में बात करता है। तो हम हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स से डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक इशू, इनमें से कौन सा एक मैक्रो इकोनॉमिक इशू नहीं है ना, नॉट लिखा हुआ है। तो देखिए नेशनल आ गया, होगा, इन्फ्लेशन पूरे पूरे इकोनॉमी में होता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए इन सब में कहीं ना कहीं पूरे नेशन की बात है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक सिर्फ एक प्रोडक्ट की अगर बात करें ना, तो वो कैसा हो जाएगा आपका, माइक्रो का पार्ट हो जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अगर एक उत्पाद की बात करें या एक सर्विस की बात करें तो वो मैक्रो का नहीं माइक्रो का पार्ट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है आपका, इट इज द सम ऑफ, जीडीपी का मतलब क्या होता है आपका, जीडीपी इज द सम ऑफ हमको पहले हम देख लेते हैं ऑप्शंस, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ओनली, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, टोटल इनकम अर्न्ड बाय ऑल इंडिविजुअल्स इन अ कंट्री, और टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय ऑल द फर्म्स। आपको बताना है इसमें से आंसर कौन सा है, आंसर इज योर बी, है ना, बी हमारा सही आंसर है। जीडीपी का मतलब जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिनका सही है
वेरी गुड। बट जिनका नहीं है वो एक बार देख लेंगे। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है आपका? किसी भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं, है ना, बाउंड्री के अंदर, कंट्री के विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन 1 ईयर। 3 चीजें याद रखनी है। टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the boundary of a country, within the boundary of a country, and third thing should be in 1 year, in a period of 1 year। ठीक है, एक साल के अंदर किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित की गई सभी वस्तुएं और सेवाएं जो है वो क्या है आपका? जीडीपी कहलाती है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जीडीपी, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का, और लास्ट है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसका यूज करते हैं? तो हम सभी जानते हैं हम किसका यूज करते हैं टू मेजर इन्फ्लेशन। वी यूज आपका सीपीआई, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका यूज करते हैं। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज है ना, उनका बास्केट बनाया जाता है और उनके प्राइसेस में जो चेंज होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के अंदर जितना भी चेंजेस होता है ना उन सारे प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में, उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको कि एक नॉर्मल उपभोक्ता खरीदता है। ओके, चलिए, अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर किसी भी चीज का चाहिए हो तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, सो दैट कि हम उसको पूरा डील कर पाएंगे अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझना है। अदरवाइज वी आर कैरिंग ऑन विद दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट नहीं है ना, नॉट नहीं है। कौन सा? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, आपको बताना है। तो ये क्या है आपका? देखिए कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो इंपोर्ट्स जो है आपका ये एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, बाकी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी? दोनों के बीच में किस चीज का अंतर आता है? देखिए जीडीपी अभी हमने डिस्कस किया, जीएनपी क्या है? ये क्या है? इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लोकेशन होता है, मतलब कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, है ना, मतलब अगर हम इंडिया के हैं और हम कहीं और भी काम कर रहे हैं, जैसे किसी और देश में हम काम कर रहे हैं, वहां पे भी अगर हम कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, कोई सर्विसेज देते हैं, तो हम वहां पे जो काम कर रहे हैं ना वो भी हमारी इंडियन इकोनॉमी में ऐड अगर हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे? जीएनपी हो बोलेंगे। लेकिन जीडीपी क्या था कि हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर अगर हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं तो सिर्फ उसको ऐड करेंगे। तो ये किससे रिलेटेड है आपका? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड से भी जो पैसा आ रहा है उसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं किसमें? हमारे जीएनपी में, बट जीडीपी में वो ऐड नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया कैलकुलेट्स जीडीपी? जीडीपी का कैलकुलेशन कौन करती है हमारे इंडिया में? आरबीआई, नीति आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ, और सेबी। कौन करती है? ये हमारा कैलकुलेट करती है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये कैलकुलेट करती है हमारा जीडीपी, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम कर रहे थे अभी, उसको कौन कैलकुलेट करेगा? हमारा एनएसओ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएनपी? एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है आपका? नेट नेशनल प्रोडक्ट, नॉमिनल नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल नेट प्रोडक्ट या फिर न्यू नेट प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा एनएनपी का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू अ मिसमैच बिटवीन स्किल्स एंड जॉब रिक्वायर्ड? है ना, देखिए हमारे पास बहुत सारे टाइप के आपके अनएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, यहाँ पे 4 टाइप के आपके दिए हुए हैं। हमसे पूछा है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई स्किल है और आप उस स्किल के बेसिस पे कहीं जॉब कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको आपका आईटी बहुत अच्छा है, आपको कंप्यूटर्स बहुत अच्छे से आते हैं, बट आप किसी कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसमें काम नहीं कर रहे, आप किसी और जगह काम कर रहे हो, आप टीचर हो, है ना, तो देर इज अ वैसे टीचर में भी चलेगा, बट मान लीजिए कि आप आईटी कंपनी में काम नहीं करते, आप किसी टेक्सटाइल कंपनी में काम कर रहे हो, तो देर इज अ मिसमैच बिटवीन स्किल एंड जॉब।
है ना, मतलब कि आपकी स्किल्स कुछ और है लेकिन आप काम कुछ और कर रहे हो, है ना, आपको जॉब नहीं मिल रही आईटी कंपनी में, आप कहीं और काम कर रहे हो, तो इसको भी हम क्या है, एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, साइक्लिक या सीजनल? तो ये हमारा कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है आपका, ये हमारा स्ट्रक्चरल कहलाता है, when there is a difference between mismatch between your skills and job requirements. Next, question number 20, that is your Phillips curve. Phillips curve क्या होता है, हमको बताना है कि Phillips curve shows relationship between क्या, किन दो चीजों के बीच में हमको ये रिलेशनशिप बताता है ना। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास इन्फ्लेशन एंड जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी एंड इन्वेस्टमेंट, और लास्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रेवेन्यू। तो जो लोग भी बी आंसर टिक करेंगे दैट इज द करेक्ट आंसर। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में आपका जो ग्राफ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलिप्स कर्व, है ना, ये आपका फिलिप्स कर्व है। इसमें एक तरफ हम क्या दिखाते हैं, इन्फ्लेशन को दिखाते, और दूसरी तरफ हम क्या दिखाते, अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाते, ओके ना, ठीक ना। ये वाई एक्सिस हमारा, ये एक्स एक्सिस है हमारा। अब देखिए यहाँ पे जो एक कर्व बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच में जो एक कर्व बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फिलिप्स कर्व बोलते हैं। और ये कर्व हमको दिखाता क्या है, जैसे हमारा डिमांड एंड सप्लाई का कर्व होता है ना, वैसे ही ये यहाँ पे हमको बताता है कि इन्फ्लेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, दोनों में इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर इन्फ्लेशन मार्केट में ज्यादा है इसका मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट कम है, अगर ये ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट विल बी लेस। इफ इन्फ्लेशन इज डाउन, इन्फ्लेशन कम है मार्केट में, तो अनएम्प्लॉयमेंट विल बी हाई, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। अब ये कैसे है, देखिए जैसे इन्फ्लेशन का मतलब क्या, कि महंगाई, है ना, मतलब बाजार में सारी चीजें महंगी हैं। सारी चीजें महंगी क्यों है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है ना, सो दैट पैसा अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे, है ना। जो चीजें अगर हमारे पास मान लीजिए कि कल सिर्फ 2 रुपए थे, आज हमारे पास 5 रुपए है, तो हम आज क्या है कि 2 रुपए की दो चीजें खरीद सकते हैं ना, हमारे पास पैसे ज्यादा हैं। हम अगर चीजें महंगी भी होंगी तो भी हम खरीदेंगे, हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा है, यानी कि देर इज अ ह्यूज डिमांड इन द मार्केट, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। और ये डिमांड आई किस लिए, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, और लोगों के पास अगर पैसा है तो वो पैसा कहाँ से आया, क्योंकि वो जॉब करते हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कम होगा, मतलब कम लोग बेरोजगार होंगे, है ना, उनके पास अगर उनके पास जॉब होगी तो उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो चीजें ज्यादा डिमांड करेंगे, और फिर वो चीजें क्या है, महंगी मिलने लगेगी, है ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर फिलिप्स कर्व। दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर यूनिट 1, ठीक है। इफ यू वांट एनी कॉन्सेप्ट टू बी डिस्कस्ड हेयर, किसी और कॉन्सेप्ट को समझना है, किसी और के बारे में चाहते हैं आप थ्योरी क्लास बना दें या फिर कंटिन्यू करें एमसीक्यू सीरीज के साथ, तो प्लीज डू पोस्ट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो कमेंट करें एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, it will be a great motivation for me. Thank you everyone. Have a nice and wonderful day. Keep revising, keep studying, and have a good marks in your exams and a bright career ahead. Thank you everyone. Have a nice and wonderful day.